सुन नहीं रहा था स्ट्रीम, लेकिन आपका थंबनेल इज़ टू एंटाइसिंग। वाओ! तो तो थंबनेल देखा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो फिर अच्छा, यानी आप आई बताएँ आई हमें थिंक इस बारे में, आपका क्या ख़्यालात हैं? आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू हियर के व्हाट यू थिंक। मैंने आई हैड अ प्रोसीजर, रूटीन प्रोसीजर जिसमें जनरल एनेस्थीसिया इस वीक यूज़ हुआ था, तो इट गॉट मी थिंकिंग कि ये ब्रेन को कैसे शट ऑफ कर देते हैं हम केमिकल से, और प्रोपोफॉल दी थी मुझे, और उसका अपैरेंटली ये जो है क्लोराइड चैनल्स होते हैं उनको ओपन कर देता है, और उससे ब्रेन में न्यूरल ट्रांसमिशन इफेक्ट होती है, और उससे फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड सारे जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं काम करते, अलग-अलग हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो मेरा ये पॉइंट था कि बाकी जो चीज़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्शसनेस होती हैं, कोमा में हो गए आप, स्लीप में या वेजिटेटिव स्टेट में, उनके डिफरेंट टाइप के ब्रेन प्रोफाइल्स होती हैं एफएमआरआई में। तो जब ब्रेन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये इमेजिन करना कि हमारी कॉन्शसनेस होगी या हमें अवेयरनेस होगी, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं मेहद खान को भी यही बताने की कोशिश कर रही थी कि क्यों मैं लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव नहीं करती। तो आप बताइए आपका क्या इस पे राय है, और आप हमें बताइए कि आपको क्या आई एम श्योर यू हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है ये। देखिए मोमो, आप तो केमिस्ट्री तो आपकी फील्ड है, आपका डिसिप्लिन है, तो ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड बेटर। लेकिन मामला ये है कि जहाँ तक प्रोपोफॉल और इन एनेस्थेटिक्स का ताल्लुक है, तो जितना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जितनी इनकी समझ है, वो तो इंटरेस्टिंगली वो जो चैनल्स जो बनते हैं वो बाय इनहिबिटोरी सर्किट्स बनते हैं की वजह से, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है सर्किट्स, जो जो कोई न्यूरल नेटवर्क है उसमें कुछ आपके एक्साइटेटोरी सर्किट्स है, कुछ इनहिबिटोरी सर्किट्स हैं, और जो कलेक्टिव किसी न्यूरल नेटवर्क का जो कलेक्टिव बिहेवियर है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है कि कौन से चैनल्स इनहिबिटेड हैं और कौन से चैनल्स जो हैं वो एक्साइटेड हैं। और यानी नेगेटिव जिसको कहते हैं स्टिमुलेशन से भी कुछ चीजें एक्साइट होती हैं, यानी कुछ सब नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिव तब होते हैं जब कुछ सब नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ होते हैं। तो यानी बेसिकली ये जो आपके एनेस्थेटिक्स है, ये चूंकि जाकर तो इंटरफियर करते हैं, आपको पता है कि जो गाबा रिसेप्टर ए है और वो बुनियादी तौर पर इनहिबिटरी है, तो वो यानी कुछ चीजें बंद करने से कुछ चीजें खुल जाती है, इन आसान अल्फाज। तो ये इसकी आई वुड से एट एन इंजीनियरिंग लेवल एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमिनन, इसकी जाहिर बात है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कि डीपर लेवल पर ये कैसे काम करती है, लेकिन एट एन इंजीनियरिंग लेवल ऑफ कोर्स जो फील्ड है एनेस्थीसियोलॉजी की, वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुकी है और बड़े कंट्रोल्ड अंदाज में वो उसको करते हैं। ये तो यानी कि आपका भी एक्सपीरियंस और बाकी सारों का भी एक्सपीरियंस जो है इस चीज का टेस्टामेंट है कि किस हद तक कंट्रोल्ड अंदाज में वो करते हैं। रहा सवाल इसका कि आपका क्या एक्सपीरियंस होता है, दैट फर्स्ट पर्सन इज जस्ट डिसअपीयर्स, एग्जैक्टली। दैट फर्स्ट पर्सन जस्ट डिसअपीयर्स, और वो नॉन एग्जिस्टेंट की स्टे यानी कि फेज में है उस वक्त। और टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस हमारा जो परसेप्शन ऑफ एग्जिस्टेंस है वो हमारे ब्रेन के थ्रू ही आती है। तो जब ब्रेन नहीं है तो फिर आप भी नहीं है। और ये कि इंसान को इतने साल लग गए ये समझने में, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज की बड़ी सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि इंसान ने रूह जैसे तस्वुर को क्यों तराशा, उसकी क्यों इख्तरा की, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। ये तस्वुर इसने जन्म लेना ही था। इंसान ने इमोर्टैलिटी को, देखिए इमोर्टैलिटी की तो सख्त चाहत है ना इंसान में, मतलब वो डिजायर इन एंड ऑफ इटसेल्फ ही आपको मजबूर करती है टू पोस्टुलेट समथिंग व्हिच इनेबल्स यू टू लिव ऑन। ठीक है, अब मामला तो यह है कि जो ख्वाहिश है जीते रहने की, हर ख्वाहिश तो आपकी पूरी नहीं होती। आप इस बात को, यानी मेरे जो रिलीजियस लोग हैं उसके उनकी उन
दरबार में गुज़ारिश ये है, इस्तदा ये है कि इस बात को समझा करें कि आपके अंदर जीते रहने की ख़्वाहिश है, आखिरी दम तक जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो जीने की जुस्तजू और तगदो में कायम रहती हैं। आपने कितनी दफ़ा हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हुँ, ऐसी मछलियाँ एग्ज़िस्ट करती हैं जिनका सिर्फ़ सर बचा होता है, वो सर भाग रहा होता है अपनी जान बचा के, ठीक है? ऐसे हुँ, बहुत सारे जानवर हैं जो कि क्लियर पता है कि अब उन्होंने सर्वाइव नहीं करना, लेकिन वो फिर भी वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इट इज़ हुँ, क्लियर कि उन्होंने सर्वाइव नहीं करना। तो जानदारों में इंसान एक जानदार है, जीते रहने की और एक लामहदूद मुद्दत तक जीते रहने की शदीद ख़्वाहिश है। इस ख़्वाहिश के होते हुए इंसान कोई भी चीज़ वो तराश सकता है जो कि उसकी इस ख़्वाहिश को पूरा कर सकती है। तो ख़्वाहिश का होना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो ख़्वाहिश पूरी भी होगी। तो इस बात को सेल्फ इवैल्यूएट किया करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया करें कि ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बुनियादी तौर पर इंसानी ख़्वाहिश से इमर्ज करते हैं और वो कोई बुनियाद नहीं है, दलील नहीं है इस चीज़ को मान लेने के लिए कि जी आई वांट देयरफॉर इट मस्ट बी द केस, ठीक है? तो प्रिसाइज़ली यू हैव concocted these things because you want these things so badly, ये मामला है। तो बाकी इसके अंदर क्या है कोई और चीज़ थर्ड फोर्स है, कोई रूह है जो कि आपकी चीज़ों को जो जो जहाँ पर्सनैलिटी रिज़ाइड करती है, आपकी असल पर्सनैलिटी, यही कहते हैं ना कि आपकी असल शख्सियत जो है, वो हुँ, रूह के अंदर रिज़ाइड करती है। हुँ, तो इसके ये तो मेरे ख़्याल से हाइपोथेसिस, मेरे ख़्याल से, मेरी अदना राय में तो मुद्दत हो चुकी हुई है। ये हाइपोथेसिस बुरे तरीके से रिजेक्ट हो चुका हुआ है। जब आप गौर करते हैं अपने इर्द-गिर्द, यानी कि तदब्बुर करते हैं, कुरान आपको कहता है तदब्बुर करें, तो हुँ, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान आप कहते हैं ना, तो वो अब मैं कह रहा हूँ कि अफ़ला यतदब्बरूनल इंसाना भी करें, ज़रा इंसान के ऊपर भी तदब्बुर करें। तो आपको ये सारी बातें खुल के सामने नज़र आती है। आप अगर रूह आपकी पर्सनैलिटी और किसी और आपके बिहेवियर का और तमाम चीज़ों का सेंटर है, तो मैं आज एक ऐसी मिसाल देता हूँ जो मैंने रीसेंट टाइम्स में गालिब के चैनल पर नहीं दी। मैंने कहा ज़रा कोई मिसाल, अपनी एग्ज़ाम्पल्स थोड़ी-सी चेंज करते हैं आज। हुँ, तो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं, आप तो वाकिफ़ होंगी मोमो, हाइड्रोसेफेलस, जी, जी। ठीक है? हाइड्रोसेफेलस लिटरली मीन्स अ, दिमाग में पानी। हुँ, ठीक है? लिटरली दैट्स द मीनिंग, लेकिन ये बुनियादी तौर पर आपके जो आपका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। और हुँ, आप ऐसे समझें कि यानी सीएसएफ या सेरेब्रोस्पाइनल वो फ्लूइड होता है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड वो चीज़ है जो कनेक्ट कर रही है बॉडी को दिमाग से, बाकी हुँ, लोगों के लिए। तो इ इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एक्यूमुलेट होने की वजह से अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर आम अल्फाज में बोला जाता है। लेकिन आप समझें कि एक चैनल है जिसके अंदर एक प्रेशर सा डेवलप हो रहा है। और जो हुँ, इसके सिम्पटम्स हैं वो ये है कि आपकी कन्फ्यूजन आपको रहने लगता है, आप सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाते, हुँ, आपकी शख्सियत में तब्दीली आने लगती है, आपकी डिज़ायर्स में तब्दीली आने लगती है, आपकी ख़्वाहिशात बदलने लगती हैं। एक पूरा जो स्पेक्ट्रम, जिस चीज़ को भी आप कह सकते हैं, शख्सियत, इंसानी शऊर और शख्सियत दोनों ही का जो मुरक्कब की जो-जो प्रॉपर्टीज़ इंसानी शख्सियत या इंसानी शऊर की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन तमाम में तब्दीली आने लगती है हाइड्रोसेफेलस में, ठीक हुँ, है? जो हिस्टोरिकली आपने रूह के साथ एसोसिएट की हुई हैं सारी बातें, कि इंसानी शख्सियत और इंसानी तशख़्ख़ुस का मंबा जो है वो असल रूह है, ठीक है? और उसका शऊर और शख्सियत, पर्सनैलिटी, फर्स्ट पर्सन, वो रूह के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो ये जब आपको हाइड्रोसेफेलस होने लगता है और सीएसएफ फ्लूइड की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने लगता है, वो तमाम वो प्रॉपर्टीज़ जिनको आप हिस्टोरिकली रूह के साथ एसोसिएट करते थे, उनमें तब्दीली आने लगती है। और आपको पता है हुँ, इसका इलाज क्या है? इसका सिंपल इलाज ये है कि छोटा-सा पंक्चर दिया जाता है, क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, जिससे थोड़ा-सा सीएसएफ, ये जो फ्लूइड है, इसको हुँ, थोड़ा-सा रिलीज़ करें, तो वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस होता है और आपकी वो तमाम शऊरी शख्सियत वापस आ जाती है उसी वक़्त। हुँ, ठीक है? तो यानी
यानी ये है रूह की हैसियत कि रूह जो आपके अंदर से निकल गई थी यानी जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में और शऊर में तब्दीली आने लगी थी, वो स्पाइनल कॉर्ड के छोटे से पंक्चर से वापस बुला ली जाती है, ठीक है? हुँ, तो ये हुँ। हैसियत है रूह के हाइपोथेसिस की। और ये मैंने कहा आप ज़रा थोड़ी-सी मिसाल चेंज करते हैं, वैसे तो हम कितनी दफ़ा हाँ, वो बात कर जो लोहे की चीज़ उसके सर में चली गई थी, गालिब भाई हमेशा बताते हैं, उसकी पर्सनैलिटी फिनियस चेंज हो गेज गई थी। फिनियस फिनिस गेज गेज जो की, है हाँ। हाँ जी, हाँ जी, फिनियस गेज जो है वो क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम्पल है कि हुँ, वो एक बहुत ही हँसमुख और एमिकेबल शख्सियत का मालिक था और वर्कर था। तो उसको जब चोट लगी दिमाग में, तो इंतहाई एग्रेसिव हो गया और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई। लोगों से हर बात पे लड़ता था, जो एक इंतहाई यानी कि एक यानी हुस्न अखलाक रखने वाला आदमी था, हुँ, ठीक है? वो एक इंतहाई लोगों के साथ बदअखलाकी से पेश आने लगा, उस चोट की वजह से और उधर से फिर वैसे तो पुरानी हिस्ट्री भी मौजूद है, लेकिन बहरहाल ये एक केस स्टडी के तौर पे बताया जाता है कि जी कौन से इलाके हैं जो कि उसके डैमेज हुए, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में तब्दीली आई। और कई बातें हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं आप तो वाकिफ़ ही होंगी फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। हुँ, अब ऐसा है कि इसमें एक चीज़ को याद रखना है कि आपकी अ, गर्चे हैलुसिनेशंस और जो स्किज़ोफ्रेनिया है, वो लोगों को और सूरतों में भी हो सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा चंद डिमेंशिया के केसेज़ में भी आपको हैलुसिनेशंस होने लगती हैं। हुँ, यानी आपको सारी उम्र कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब आपके ब्रेन के कुछ हिस्से जो हैं वो डिजेनरेट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया के अंदर जो आपके फ्रंटो टेम्पोरल लोब्स हैं, वहाँ पर न्यूरो हुँ, डिजेनरेशन जो है, उसका प्रोसेस शुरू होता है। न्यूरो डिजेनरेशन से मतलब यही है कि उस इलाके के जो न्यूरॉन्स हैं, वो मर रहे हैं, वो खत्म हुँ, हो रहे हैं। तो एक बड़ा एक कि जो 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 केस स्टडीज़ आती हैं एफटीडी की, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया की, उसके अंदर ऐसा मामला होता है कि लोगों की बड़े नए किस्म के जो रिचुअल्स हैं, वो हुँ, उनको हैलुसिनेशन होने लगती है या नए किस्म के रिचुअल्स में एंगेज करने की सख्त किस्म की कंपल्शन महसूस करने लगते हैं वो। फॉर इंस्टेंस एक एग्ज़ाम्पल है कि जी एक अ, चीज़ों को कलेक्ट करने की कुछ की हुँ, ऑब्सेशन हुँ, उस वक़्त डेवलप होने लगती है। एक घर कोई वापस आ रहा है तो अगर फॉल का मौसम है तो कहीं किसी घर के बाहर पत्ते इकट्ठे हुए हैं, पत्ते हुँ, गिरे हुए हैं, तो उसको सख्त किस्म की कंपल्शन होती है कि जी ये पत्ते मैं यहाँ से इकट्ठे करके उठा के ले जाऊँ, हुँ। ठीक है? ये आपको अब पता है ऑटिज़म में भी ये इस किस्म जी, की जी। बातें होती हैं? जी, जी, जी। जी, अब क्या है कि हो क्या रहा है, 2-3 बातें आपको सोचनी है कि शायद जब आपकी यानी इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है? इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ ब्रेकिंग डाउन, ठीक है? हुँ, बट दैट इज़ कॉज़िंग द इमर्जेंस ऑफ न्यू बिहेवियर्स, हुँ, ठीक है? इस बात को यानी कोई भी अगर कोई न्यूरो साइंस का स्टूडेंट है तो वो फौरन उसको इस पर लैच ऑन करेगा सो के आम तौर पे आपको लगता ये है कि कोई नई चीज़, नए बिहेवियर इमर्ज कराने के लिए आपको कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ब्रेन में। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन को मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? वो डाई आउट कर रहे हैं, वो न्यूरॉन्स। तो लेकिन उसकी वजह से कुछ नए बिहेवियर्स इमर्ज कर रहे हैं। हुँ, तो इ को जो भी ज़रा थोड़ा-सा मतलब इन्वेस्टिगेटिव माइंड रखता है, वो उसके ज़हन में कई हाइपोथेसिस इमर्ज करेंगे कि भई एक चीज़ को रिमूव करने से नई चीज़ें क अगर इमर्ज कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है? हुँ, तो एक हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि वो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थीं, जो चीज़ ब्रेक डाउन कर रही है, उसने उसको रोक के रखा हुआ था। एक हाइपोथेसिस हो सकता है ना ये, कि वो चीज़ हुँ, पहले भी मौजूद थी, लेकिन जो चीज़ अब ब्रेक डाउन कर रही है, उसने उसको रोक के रखा हुआ था, तो अब जब वो खत्म हो रही है, तो वो दोबारा से वापस इमर्ज कर रही है।
तो ये एक लाइकली हाइपोथेसिस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब ब्रेन की शायद कुछ हिस्से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट नहीं हो पा रही, तो कुछ नए बिहेवियर्स आपके इमर्ज करते हैं और शायद आई डू नॉट नो, मैं ऑब्वियसली एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन शायद ऑटिज्म के अंदर भी शायद जो इंटरकनेक्टिविटी की वजह से कुछ ब्रेन के इंटरकनेक्टिविटी ना होने की वजह से कुछ ब्रेन के हिस्से आइसोलेशन के अंदर जो जनरेटिव मॉडल्स ब्रेन का भी चल रहा होता है, हुँ, वो शायद सप्रेस नहीं हो पा रहे। मतलब आपको इसको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा और अपनी सरप्राइज़ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। आखिरकार ख्वाब के एक्सपीरियंस से तो कुछ इंसान गुज़रता ही है कि कुछ हिस्से जब बंद होते हैं या थोड़े से कम एक्टिवेट होते हैं, तो ख्वाब जैसा एक्सपीरियंस इमर्ज करता है। तो इट शुड नॉट कम एज़ अ सरप्राइज़ कि चीज़ों के डीएक्टिवेट होने से नई स्टोरी टेलिंग दिमाग के अंदर इमर्ज कर रही है। शायद ये स्टोरी टेलिंग हर वक़्त हो रही है, हमारे कॉन्शियस लेवल पर रजिस्टर नहीं हो पा रही। ठीक है? अम, मेरा पॉइंट मैं ये था। जानती हूँ ऐसे लोगों को जो कोमा में हैं और समथिंग, और जब उठें तो उनको और लाइक देयर वाज़ सम काइंड ऑफ ड्रीमिंग गोइंग ऑन और कॉम्प्लेक्स स्टोरी उन्होंने ब्रेन रिक्रिएट कर रहा है क्योंकि सेंसरी इनपुट नहीं आ रही। जी, जी, लाइक जी। जी, जी, बिल्कुल जी। आप जैसे बात कर रहे हैं ऐसे जी, जी, जी। ऐसे लगता है होता है दिमाग में। पॉइंट ये है, मैं सिर्फ़ ये पॉइंट क्यों सामने रख रहा हूँ कि आप अगर ये समझते हैं कि रूह आपकी उस शख़्सी तशख़्ख़ुस जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसकी सीट है, ठीक है? हुँ, ऐसा क्यों हो और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बिहेवियर्स और आपके फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस की असल सीट रूह है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब दिमाग के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो नए फिनोमिनन उस शख़्सी लेवल पर जन्म ले रहे हैं? इससे कुछ तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वो उस शख्सियत और शख्सी तशख़्ख़ुस और उस शऊर का जो सेंटर है, जो मंबा है, वो दिमाग ही है, उसकी फाइनल डिटेल्स आती रहेंगी वक़्त के साथ। ऑलरेडी काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हर आने वाला दिन नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता है हमारे सामने न्यूरो साइंस में, तो वो फाइनल डिटेल्स आती रहेंगी, एक्यूमुलेट करती रहेंगी। लेकिन यहाँ तक तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी उस शख्सियत का अगर कोई सेंटर है, तो वो दिमाग ही है। इस पर अगर कोई आज की तारीख में बहस करता है, तो फिर बहरहाल एक मामला है कि शायद उसको इस बात की समझ ही नहीं आ रही और वो इतना ज़्यादा क्लिंग ऑन करना चाहता है पुरानी अपनी थॉट प्रोसेस से और रूह की ख्वाहिश से कि रूह जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि आप लिव ऑन कर सकें और सर्वाइव कर सकें इस डेथ को। और डेथ को मैंने बॉडीली डेथ कहा ही नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ जो बॉडीली डेथ है ये अपने अंदर एक बैगेज लेकर आता है कि जैसे नहीं, हुँ, बॉडीली कोई डेथ और कोई चीज़ और है। चीज़ है और कोई हुँ, डेथ इज़ द डेथ डेथ इज़ ऑफ द डेथ। बुक, डेथ इज़ डेथ। ठीक है? तो इतनी सी बात है। बाकी ये आपकी बात इतनी अ, इंटरेस्टिंग उस पर्स ऑफ कोर्स जब मैं कहता हूँ ये इंटरेस्टिंग है, वो मैं क्यूरियोसिटी के पर्सपेक्टिव से कहता हूँ, हुँ, जो बेचारे लोग इस फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस से गुज़र रहे हैं, उनसे हम एम्पैथाइज़ करते हैं और हुँ, उनको जिस भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, वो उससे निकले। हम उसको उसमें कोई प्लेज़र नहीं तलाश कर रहे, सिर्फ़ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। और वो ये है कि जिस तरह हमने एवोल्यूशन के तनाजुर में ये सारी बातें एक्सप्लेन होने लगती हैं। हुँ, एवोल्यूशन के अंदर आप लैच ऑन करते हैं टू बिहेवियर्स जो कि आपको इमीडिएट मार्जिनल एडवांटेज या अडैप्टिव वैल्यू देते हैं। जब एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके आपका दिमाग हैज़ टू डील विद पार्शियल इंफॉर्मेशन और मिसिंग डेटा, तो उस केस में मिसिंग इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना, वो एक बड़ी अडैप्टिव चीज़ है। हुँ, हमने कितनी दफ़ा मिसाल देखी होगी, बड़ी कॉमन होती है कि आपकी मसलन एक इमेज बड़ा सर्कुलेट करता है कि एक अ, वो कोका कोला का कैन है फॉर इंस्टेंस, हुँ, जो कि आप उसको ज़ूम ज़ूम इन करके देख लें, वो जो है आपका उसके जो पिक्सेल्स हैं, वो ग्रेड आउट हैं, वो ग्रे स्केल में हुँ, एग्ज़िस्ट करते हैं। लेकिन हुँ, जब आप उसको कलेक्टिवली देखते हैं तो आपको लाल रंग नज़र आता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है जिसमें आपने लाल रंग का कैन देखा हुआ है। उस वक़्त आपका हुँ, ब्रेन उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को
फिल आउट कर रहा है। ऐसी कई मिसालें हैं, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रेन का, आई एम ऑफ कोर्स यूजिंग सम टर्मिनोलॉजी जो कि आजकल कॉमन है जनरेटिव मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से, मगर ब्रेन का जनरेटिव मॉडल under sensory deprivation can go in high octane mode, क्योंकि in the absence of information ही इंफॉर्मेशन को, मिसिंग डेटा को कंप्लीट करने की एडवांटेज है। वहां जब आपकी वो ओवरड्राइव में जाता है तो फिर और किस्म की स्टोरियां इमर्ज करने लगती हैं। तो जो मोमो भी कह रही थी कि वो जब सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही तो नई किस्म की हेलुसिनेशंस जो हैं वो ड्रीम अप कर रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली एवोल्यूशनरीली इट मेक्स सेंस कि जब सेंसरी इंफॉर्मेशन स्विच ऑफ हो रही है, उसी वक्त आप उस जनरेटिव अप्रोच में जाएं, यानी कि डेटा इंटरपोलेट करने की कोशिश करें। उस इंटरपोलेशन में कभी तो आप सही प्रेडिक्शन कर लेंगे, और या सॉरी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, यानी उसमें कभी तो आप सही प्रिडिक्ट कर लेंगे अगर आपने डेटा देखा हुआ है, अगर आपके डेटा बैंक में उस तरीके का डेटा है। इफ नॉट, यू विल एंड अप विद क्रेजी हेलुसिनेशंस, जस्ट लाइक आपका कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी हेलुसिनेट करता है, और वो हेलुसिनेशन जो है उसको बाद दफा लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो प्रिसाइज दैट इज अ फीचर। वो हेलुसिनेशन दरअसल एक फीचर है, तो बग खुद नहीं है। चीजें बना लेता है अगर आप हाँ जी, ठीक हाँ से जी। सवाल ना पूछें तो हाँ, and that's a feature. Let's be fair to it, to large language models. So इसी तरीके से ये नई स्टोरियां जो आपका दिमाग घड़ लेता है, जो कोमा की स्टेट में भी, असल में तो वो एक एवोल्यूशनरी फीचर था। अब वो ओवरड्राइव मोड में जा रहा है, बैकफायर कर रहा है, तो हम क्या करें? एवोल्यूशन में यही होता है। दैट्स ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। और ये शायद जो लोग मर रहे होते हैं उनको कुछ चीजें भी नजर आती हैं, ब्रेन उनका शट डाउन कर रहा होता है, इस वजह से यू नो दे आर ट्राइंग टू, उनको हेलुसिनेशन होती है। मुझे पता है कि मेरी अम्मी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, और जब वो उनके लीजन्स ब्रेन में थे, रिकवर कर रहे होते थे, तो उनको हेलुसिनेशंस होती थी, और उनको कह रही होंगी कि देखो कीड़े चल रहे हैं छत पे, यू नो लाइक शी विल पॉइंट एंड शी विल सी थिंग्स दैट आर नॉट देयर। कीड़े चल रहे हैं, कीड़े क्यों चल रहे हैं उधर, यू नो। एंड आई न्यू कि ये ऑफ कोर्स कोई चीज नहीं हो रही है, शी इज रिकवरिंग फ्रॉम हर इलनेस, उनका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा। तो आपको पता है कि जो ओलेंजापिन और अदर एंटीसाइकोटिक्स होते हैं वो बिल्कुल पर्सनालिटी को चेंज तक कर देते हैं, यू नो लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड ओलेंजापिन तो बिल्कुल पर्सनालिटी को इन मेनी वेज चेंज कर देती है। तो वो भी अगर हमारी रूह होती तो केमिकल चेंजेस से हमारी पर्सनालिटी और या रूह कैसे चेंज हो रही है? एग्जैक्टली। ये सवाल हर एक को उठाना चाहिए, जो कि जी एक न्यूरो की प्रोफाइल और न्यूरोकेमिकल इंटरवेंशन से, एक फिजिकल और केमिकल इंटरवेंशन से, केमिकल इंटरवेंशन भी फिजिकल इंटरवेंशन ही है, जो एक फिजिकल इंटरवेंशन से आपका क्लेम ये है कि एक नॉन फिजिकल एंटिटी लाइक रूफ फंडामेंटल लेवल पर चेंज हो रही है, इसको थोड़ा रीवैल्यूएट करें, ठीक है। तो यानी ये कि आप फंडामेंटल लेवल पर वो बिहेवियर्स जिनको हिस्टोरिकली किसी नॉन फिजिकल या हिस्टोरिकली सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एंटिटी से एसोसिएट किया गया, वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की और न्यूरोकेमिकल इंटरवेंशन से ऐसे चेंज हो जाती हैं, तो वो जो चीज है वो मोस्ट लाइकली फिजिकल ही है, कोई उसमें नॉन फिजिकल एलिमेंट या स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट एंड सब्सटेंशिया निग्रा सर इज जीनियस ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट आई है। और काफी लोग कह रहे हैं कि ये जो मरने वाले होते हैं लोग, सब्सटेंशिया के साथ लगने से क्या मैं बोलूं, चार चांद लग गए मुझ पे। नहीं, मैं बोथ आपके ऑफ साथ यू रियली। आप दोनों के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से बात हुई है ये, वरना वैसे तो मैं जाता ही रहता हूँ दूसरे चैनल पर। बहुत आपका अच्छा कि आप आ गए। और काफी लोग कह रहे हैं कि जो व्हाट अबाउट द फिनोमेना, जब लोग मर रहे होते हैं तो उनको अपने रिश्तेदार नजर आते हैं, ये मैंने भी बहुत सुना हुआ है। और ये एक दो लोग कह रहे हैं कि उनके हाँ ऐसा हुआ है, मेरे नाना थे जब वो फौत हो रहे थे तो उनको अपनी अम्मी नजर आ रही थी, गए थे अम्मा आई हो, चलता हूँ आता हूँ। तो हो सकता है मेरे ख्याल में ये कोई हेलुसिनेशन होती होगी, जब ब्रेन शट डाउन कर रहा है तो आपको हेलुसिनेशंस होती हैं। जी, इसकी एक लाइकली एक्सप्लेनेशन देखिए, हम आपके जो बुजुर्ग हैं जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनके फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस का मुकम्मल एहतराम करते हुए, लेकिन इसकी एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो कि प्योरली फिजिकल है, दैट इज एज फॉलोस, ठीक है। वो ये है
कि ये तो बात दुरुस्त हो गई कि काफ़ी हद तक हमारे पास एविडेंस पोर इन कर रहा है कि जब सेंसरी इंफॉर्मेशन डिप्राइव होने लगती है या पार्ट्स ऑफ ब्रेन शट ऑफ करने लगते हैं, यानी आप समझें कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्विच ऑफ करने के कई तरीके हैं। या तो सेंसर को डिसेबल कर दूं, या अगर वो सेंसर इनेबल्ड है तो वो ब्रेन में जिस जगह पर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही थी वो जगह डाई आउट करने लग जाए, वो भी उस सेंसरी डेप्रिवेशन ही है। ऐसा नहीं है सेंसरी डेप्रिवेशन का मतलब कि जी कोई आपके कानों और आंखों पे हाथ रख रहा है, ब्लाइंड आउट कर रहा है। अगर वो कोरिस्पॉन्डिंग दिमाग का इलाका स्विच ऑफ कर रहा है, वो भी सेंसरी, उसको भी हम सेंसरी डेप्रिवेशन ही कहेंगे। अब रहा सवाल कि जब दिमाग के कुछ हिस्से जो हैं वो ब्रेक डाउन करने लगे हैं, तो स्टैटिस्टिकली कौन सी मेमोरीज जो हैं उनको मसाज करके हेलुसिनेशंस कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं उस डाइंग ब्रेन के अंदर। आपको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो स्टैटिस्टिकली लाइकली ज्यादा डेटा होगा, जिस डेटा की ज्यादा कॉपीज होंगी, वहां से ज्यादा लाइकली है कि वो मेमोरी सर्वाइव करेंगी रादर देन कि जिसकी कॉपीज कम होंगी। यानी इसकी मिसाल मैं कैसे देता हूं कि अगर फर्ज करें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रेन में 50 जगह पर है और एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रेन में सिर्फ एक या दो जगह पे थी, तो जब ब्रेन का न्यूरो डिजेनरेशन स्टार्ट हुआ है तो ज्यादा लाइकली यही है कि जो एक या दो जगह पे जिसकी मेमोरी स्टोर थी वो पहले गायब होगी, और जो 50 जगह पर थी वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, क्योंकि 50 की 50 जगह एक ही टाइम पर तो न्यूरो डिजेनरेट नहीं कर रही। ठीक है, इस बात को याद रखें। इसका मैं एक और भी आपको एविडेंस देता हूँ, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस है, मेरे ख्याल से सारे लोग जानते ही होंगे इस बात को कि अल्जाइमर्स या डिमेंशिया में भी आपको जो नियर पास्ट की मेमोरीज होती हैं वो पहले वॉश आउट होने लगती है, बल्कि वो आपका नियर पास्ट का जो बाज़ दफा ऐसे होता है कि पिछले 10 साल का, पिछले 5 साल का ब्लैंक होता है डेटा, और आपको जो पुरानी चीजें होती हैं वो याद रहती है। ठीक है, यानी कितना वो क्लासिक क्या कहते हैं एग्जांपल है कि एक लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में से एक प्रोफेसर जो था वो बस में बैठकर एक खास यूनिवर्सिटी में आया है, उसको कुछ पता ही नहीं चला और वो अपनी क्लास में चला गया लेक्चर देने के लिए, हालांकि उसे रिटायर हुए 20 साल हो गए हुए थे। वो समझा कि मेरी क्लास है, अपने टाइम से क्लास में पहुंचा है। उसने कहा जी आप किधर, आप कौन है? ठीक है, उसने कहा जी मेरी क्लास है, मैं तो यहाँ क्लास लेने आया हूँ, टाइम हो रहा है, खाली करो मेरी क्लास। ठीक है, उसको क्या हुआ, स्ट्रोक हुआ था या अल्जाइमर्स का अल्जाइमर्स? आपको पता है अल्जाइमर्स कि मेरे अब्बू को एक दफा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई थी, बिल्कुल यही बात हुई थी, उनकी ऑक्सीजन कम हो गई थी ब्रेन में और सब कुछ भूल गए थे, रीसेंट मेमोरीज, और उनको खाली पुरानी बातें याद थी। जी, 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 और खाली पुराने इस वजह बातें क्यों याद रहती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जगह पर होती हैं। फॉर इंस्टेंस आपका माँ का नाम या माँ का चेहरा, वो उसकी कॉपीज़ बनती रहती हैं, तो देयर इज़ रिडंडेंसी इन द ब्रेन। तो आपके वो जो बचपन के जो रिश्तेदार हैं ना, एज़ कंपेयर्ड टू दोज़ पीपल हू यू मेट इन द लास्ट 10 इयर्स फॉर इंस्टेंस, उनकी मेमोरीज ज्यादा हैं। तो जब ब्रेन डाई आउट होने लगा और आप हेलुसिनेशन मोड में जा रहे हैं, ज्यादा लाइकली ये है कि आप उन कैरेक्टर्स से हेलुसिनेट करने लगेंगे अपनी जनरेटिव स्ट्रीम को जिनकी मेमोरीज ज्यादा हैं। जाहिर बात है आपको रिश्तेदार ही नजर आएंगे अपने। ठीक है, वो बंदा तो नहीं नजर आएगा जो आपको 5 साल पहले एक बस स्टॉप पे मिला था, उसकी तो मेमोरी वॉश आउट हो गई हुई है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपको ऐसा क्यों होता है कि क्या कहती है वो मेमोरीज जो जिनकी नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा हैं वो पहली बात सरवाइव क्यों कर जाती हैं डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के ऑनसेट पे, वो इसी वजह से सरवाइव कर जाती हैं। ऐसा नहीं कि उन मेमोरी में कोई खास बात है, खास बात सिर्फ ये है कि वो एक से ज्यादा जगह पे हैं, तो अगर वो 20 जगहों पर हैं तो 10 जगह डैमेज होगी, 10 जगह अभी बची हुई हैं। ये क्यों कहा जाता है, आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं या बाइलिंगुअल हैं, अगर आपको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, तो एक बड़ी जनरल बात की जाती है कि जी वो डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो आपके डिमेंशिया या अल्जाइमर्स की या न्यूरो डिजेनरेशन के प्रोसेस को बीइंग बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होना उसको स्लो डाउन करता है, मगर वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव रखे रखता है। क्यों?
अगर आपने, मैं एक मिसाल देता हूँ अक्सर, कि अगर किसी का एड्रेस है, वैसे तो एड्रेस और अपने घर के एड्रेस की बहुत मल्टीपल कॉपीज होंगी, लेकिन फर्ज करें कि एक तरफ एड्रेस एंट्री पे, आपके घर की एंट्री पर एक तरफ इंग्लिश में एड्रेस लिखा हुआ है, एक तरफ उर्दू में एड्रेस लिखा हुआ है। द फैक्ट दैट यू रिमेंबर बोथ एज एन इमेज, द उर्दू वर्जन एंड द इंग्लिश वर्जन, वो इमेज कहीं ना कहीं दिमाग में डिफरेंट जगहों पे स्टोर हो रहा है फिजिकल जगह पे। तो देर इज मोर लाइकलीहुड कि जब आपका न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस किक इन करेगा, हो सकता है उर्दू वाली साइड डैमेज हो जाए, अंग्रेजी वाली साइड से आपको याद आ जाए, अंग्रेजी वाली साइड डैमेज हो जाए तो उर्दू वाली साइड डैमेज, उर्दू वाली साइड से याद आ जाए। तो दोनों जगहों का इकट्ठा डैमेज होना की लाइकलीहुड कम है, या एक टाइम पे इकट्ठे होना, इवेंचुअली हो ही जाए शायद, तो आप सिम्टम्स के ऑनसेट को डिले कर सकते हैं। कमिंग बैक, चूंकि माँ, रिश्तेदार, बाप, बहन, भाई, उन कॉन्सेप्ट्स की मेमोरी में कॉपीज ज्यादा होती हैं, इस वजह से जब ब्रेन उस हेलुसिनेशन मोड में, सेंसरी डेप्रिवेशन या स्विचिंग ऑफ की वजह से जाता है, इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि वो वहां से ज्यादा कैरेक्टर्स हेलुसिनेट करेगा जो मेमोरी में ज्यादा हैं, जिनकी कॉपीज, और वो आपके रिश्तेदार, माँ बाप हो सकते हैं। आपको लगेगा कि रिश्तेदार और माँ बाप विजिट करें, अच्छा, और वो बचपन के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि बचपन की जो मेमोरीज हैं उनकी कॉपीज ज्यादा होती हैं, उसकी भी कोई हैरानी की बात, दे जस्ट हैव मोर टाइम टू मेक मोर कॉपीज। ईच टाइम यू रिमेंबर योर मॉम, उसकी एक कॉन्सेप्ट की किसी और वाक्य के साथ कॉपी बनती है। तो द फैक्ट कि वो कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा टाइम मिला है, उनके बारे में आपने ज्यादा स्टोरीज सुनाई हैं लोगों को, इस वजह से उनकी कॉपीज ज्यादा हैं। इसको इस चीज से जोड़ें कि वो कैरेक्टर्स जो आपने बचपन में देखे होंगे, उनकी एडल्ट फॉर्म में ज्यादा लाइकली ये है कि वो मर चुके होंगे। अब आप ये कहेंगे कि ओह, मरे हुए कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, ओहो, इसका मतलब है देयर इज अनदर वर्ल्ड, जहां ये बंदा अब जाने वाला है, सफर की तैयारी कर रहा है, तो उस शहर के, उस जहान के, अगले जहान के लोग उसे नजर आ रहे हैं। सोचिए कितना आसान है ये कहानी बनाना। इसी सब्सटेंशियल तरह इसमें कुछ ये भी करना है कि अक्सर ये होता है कि आपके उन लोगों के साथ जो पास्ट इश्यूज जो रिजॉल्व नहीं हुए होते ना, आप उनको याद करते हो। जी जी। अगर आप ये समझते हो कि उन्होंने यू हैव नॉट टेंडर्ड योर अपॉलजी टू देम, या दे कुड हैव बीन, यू कुड हैव मेंडेड योर डिवाइड and gotten along with them, unki death may have had some kind of a trauma for you, you know, maybe you regretted कि भाई काश जब वो जिंदा थे तो मैं उनसे reconcile कर लेता। तो अपनी death bed में you kind of making, you know, एक तरह के वो situation में इंसान होता है ना कि you're feeling sorry, you're reflecting on past mistakes। तो वो फिर memory में आपने बात सही कही कि strong जो ज़्यादा ubiquitous memories जो होती है वो ज़्यादा हमें we'll be able to relate to them, especially if they're too distant in the past, more long term. But जैसे unresolved issues भी होते हैं, क्योंकि I remember when one of my grandparents' relative was dying, और पूरे family में ये मिसाल दी जाती थी कि उनको उनकी death bed पे that person was seeing dying relatives, and somehow उनको पता था कि उनकी death किस दिन होगी, to just kind of give authenticity to the concept of soul। And जैसे आपने कहा कि एक doorway खुल रहा है तो वहां पर already people are going to stand there and greet you। तो वो obviously oxygen भी कम होती है brain को, एक तरह से you kind of maybe under the influence of drugs in the hospital, ये पूरी चीजों का रोल हो सकता है for you to actually think that you're seeing people were passed away before you। और वो अगेन स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसे होती है हमारी, तो हमारी मेमोरीज में ही कंफर्ट होता है ना। तो आई नो हम कि लोग जब हमारी सब कुछ मेमोरीज जो होंगी वो इमोशनली लिंक्ड भी होंगी और वो ज्यादा पावरफुल होंगी। जैसे हमारी अम्मी के साथ और मदर के साथ इमोशनल कनेक्शन होती है, वो हो सकता है उसका ज्यादा वेट हो, इमोशनल ज्यादा इजियर टू रिकॉल के अगर आप किसी चीज को समझ के पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होती तो ज्यादा डीपली जाती है वो। अगर किसी और चीज से उसका कोरिलेशन और इमोशन से कोरिलेशन हो, मे बी इट्स इजियर टू रिकॉल, क्योंकि हमारा सब कुछ बन रहा होता है ब्रेन में उस जमाने में जब हमारे माँ बाप हमें बचपन में रेज कर रहे होते हैं। जी 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 जी, और हो सकता है कि रिकॉल करने से वो चीजें आपका वैसे ही ब्रेन केमिस्ट्री भी थोड़ी सी कोरस्पॉन्डिंगली
वो होती हो आप दोबारा से ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन किसी की एक्सप्रेस करते हो या उनके रिसेप्टर को एक्सप्रेस करते हो उस मेमोरी रिकॉल से, तो आपको वो जो एक फील गुड या बॉन्डिंग का जो फैक्टर है वो दोबारा से इवन आफ्टर देयर डेथ भी वो महसूस हो रहा हो। और ये अगर आप हिस्टोरिकली जब इंसान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको बड़ी इंटेंस किस्म की बॉन्डिंग की थॉट्स जो है कर रही हैं और उसे वही फीलिंग आ रही है, तो वो उसके लिए हाइपोथेसाइज कर लेना कि समबडी इज ऑलरेडी लुकिंग आउट, मेरी माँ मुझे कहीं से देख रही है, ऊपर से देखो मेरी फीलिंग में भी इन्फ्लुएंस कर रही है। ये हाइपोथेसाइज करना कोई बड़ी अजीब बात नहीं होगी। जी, जी। और आपने ये भी सुना होगा कि नियर डेथ एक्सपीरियंस को अक्सर लोग कहते हैं कि वो प्रूफ है रूह का, और लेकिन बहुत कम लोगों को 1 to 2% को ऐसी फीलिंग होती है। और इस पे बहुत बड़ी स्टडी की थी सैम पार्निया ने, और उनकी किताब भी थी, एक इज़ कॉल्ड द लाज़रस इफेक्ट आई थिंक। और उनको बेसिकली उन्होंने एक शेल्व्स में एक एक कोई डायग्राम्स या पिक्चर्स रखी हुई थी, और अगर इफ समबडी हैड एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, द आइडिया वाज कि वो इमेज देख के रिपोर्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, तो उनसे पूछेंगे क्या इमेज था उस शेल्फ पे जो वैसे नहीं देख सकते थे वो। तो उसका नेगेटिव रिजल्ट निकला, कुछ नहीं निकला, किसी ने भी नहीं डिस्क्राइब किया कि शेल्फ पे क्या था, यू नो, नोबडी वाज रियली आउटसाइड देयर बॉडी बेसिकली। और अवेयर टू स्टडी है इसको कहा जाता है, देयर इज अ बुक अबाउट इट। और बाद में ही ट्राई टू रीफोकस ऑन एक्सटेंडिंग द टाइम कि यू कैन कम बैक फ्रॉम द डेड, यू नो, बिफोर उसको एक्सटेंड करना ये टाइम आफ्टर यू डाई, दैट यूर रिसेसिटेटेड। रिसेसिटेशन साइंस में चले गए वो। लेकिन ये आइडिया के नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है, जो लोग कहते हैं कि हम बॉडी से निकल रहे हैं, ये कोई असली चीज है, उसका कोई सबूत नहीं मिला उनको, क्योंकि किसी ने भी आके वापस रिपोर्ट नहीं किया कि क्या इमेज था वो जो शेल्फ पे रखा हुआ था। तो जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिमाग के अंदर मौजूद थी, उसको दोबारा से हेलुसिनेट करना और ड्रीम अप करने की आपको बातें मिलती हैं। लेकिन जब इस तरीके का एक टेस्टेबल किस्म का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया कि ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उन्हें उस फेज में जाने से पहले नहीं पता था, अगर वाकई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, जो कि सेंसरी एक्सपीरियंस थर्ड पर्सन जो कि अपनी बॉडी को भी देख रहा है, ऊपर से एक एरियल व्यू देख रहा है, तो उसको वो चीजें भी नजर आनी चाहिए, वो नई इंफॉर्मेशन भी गैदर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उसमें रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, इसके लिए मुखफ़्फ़फ़ या एब्रिविएशन ओबीई इस्तेमाल होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ ये ओबीई नहीं है, ये आईबीई है, ये इनसाइड द ब्रेन एक्सपीरियंस है। all OBEs are technically IBEs, inside the brain Well experience. put. Very well put. तो यही मामला कि IBEs. नई कोई इंफॉर्मेशन उनको विजिबल नहीं होती, तो देयरफॉर आपके पास लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो रिसाइकल हो रही है और ब्रेन का जनरेटिव मॉडल जो है वो अपने हाइपर ड्राइव मोड में है।